अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जुल्कुरनैन कौन था? याजूज माजूज कौन थे? क्या वो कोई एलियन मखलूक थे? क्या वो ब्लैक होल्स, पोर्टल्स और किसी दूसरी डायमेंशन से आए थे? या फिर ये सब सिर्फ कहानियां हैं जो वक्त के साथ एग्जैजरेट होती गई? आज सोशल मीडिया और यूट्यूब पर आपको हर तरह की थ्योरीज मिल जाएंगी। कोई जुल्कुरनैन को दुनिया के कोने कोने तक ले जाता है, कोई याजूज माजूज को सुपर नेचुरल क्रिएचर्स बना देता है। लेकिन सवाल यह है, क्या कुरान हमें फैंटेसी सुनाता है या कुरान हमें हिस्ट्री और रियलिटी को समझने का तरीका देता है? तो आज हम कहानियां नहीं, साइंस, जियोग्राफी, हिस्ट्री और लॉजिक के जरिए इस मौजू को समझने की कोशिश करेंगे। ना गैर अकली बातें, ना सेंसेशनल थ्योरीज। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, कुरान में जितने भी हिस्टोरिकल वाकयात बताए गए हैं वो सब मेसोपोटामिया, कनान, लिवांत, इजिप्ट और इनके आसपास के कंट्रीज के बताए गए हैं। मेसोपोटामिया आज का कुवैत, इराक, सीरिया, लेबनान और तुर्किया के कुछ एरियाज हैं। कनान, लिवांत आज का इसराइल, फलस्तीन और जॉर्डन के एरियाज हैं। और इजिप्ट तो सेम वही है। सेकंड पॉइंट, सूरह अल कहफ आयत 83 और आपसे जुल्कुरनैन के मुतालिक सवाल करते हैं। अरब के लोगों ने जुल्कुरनैन के बारे में नबी से क्यों पूछा था? तो डेफिनेटली जुल्कुरनैन इसी एरिया के आसपास एक मशहूर शख्सियत होगी। अगर जुल्कुरनैन किसी दूर के एरिया लाइक अफ्रीका, चाइना या ऑस्ट्रेलिया का होता तो अरब के लोगों तक तो उसकी मालूमात ही नहीं पहुंचनी थी। इन दो पॉइंट से कंफर्म हो गया कि जुल्कुरनैन भी इसी एरिया का हुक्मरान था, लेकिन किस दौर में था इसको भी अकली तौर पर समझते हैं। थर्ड पॉइंट, जुल्कुरनैन ने याजूज माजूज को लोहे और तांबे की दीवार बनाकर रोक दिया। इट मींस कि ये आयरन एज का दौर था और अल्लाह ताला ने बताया कि हजरत दाऊद को आयरन के बारे में बहुत स्किल्स सिखाई थी। आयरन एज ऑलमोस्ट 1200 BCE से स्टार्ट हुई है। जुल्कुरनैन हजरत दाऊद और हजरत सुलेमान के बाद ही आया था जब आयरन एज चल रही थी। तो अब हम इन 3 पॉइंट्स को समराइज करें तो लॉजिकली पता चलता है कि जुल्कुरनैन इसी रीजन्स में था और आयरन एज में था। अब हम इस रीजन को देखें तो हजरत सुलेमान के बाद के दौर को चेक करें तो बख्त नसर एक जालिम हुक्मरान था जिसने बनी इसराइल के बहुत से लोगों को मेसोपोटामिया, बेबीलोन में गुलाम बनाकर रखा था। साइरस ने बेबीलोन पर हमला करके उनको आजादी दिलवाई। बेबीलोन दरियाए फिरात के किनारे पर था। मोस्ट प्रोबेबली जुल्कुरनैन साइरस था। उसकी सल्तनत का वेस्ट बॉर्डर मेडिटेरेनियन सी तक था। ईस्ट बॉर्डर आज का अफगानिस्तान और तुर्कमेनिस्तान था। नॉर्थ में काकसस माउंटेन्स जो आज का जॉर्जिया, आर्मीनिया और अजरबैजान का एरिया है और साउथ में इजिप्ट तक था। सूरह अल कहफ आयत 86, यहाँ तक कि जब वो सूरज के गरूब होने की जगह तक पहुंचा तो उसने सूरज को देखा कि एक स्याह कीचड़ के चश्मे में डूब रहा है और उसके पास उसे एक कौम मिली। हमने कहा, ऐ जुल्कुरनैन, चाहो तो इन्हें सजा दो और चाहो तो इनके बारे में हुस्न सलूक का रवैया इख्तियार करो। इट मींस सनसेट की जगह का ये मतलब नहीं कि जुल्कुरनैन हवा में उड़ता हुआ सूरज के करीब पहुंच गया था। और वैसे भी अर्थ में खड़े हों तो लगता है सनसेट हो रहा है, लेकिन साइंटिफिकली सूरज कभी भी नहीं डूबता। ये तो अर्थ घूम रही होती है। तो इट मींस कि वो ऐसे एरिया में पहुंचा जहां से आगे या तो समंदर था या दरिया था। जाहिर है साहिल कीचड़ की तरह बन जाता है और जब आप दरिया के किनारे सनसेट देखेंगे तो ऐसा ही लगेगा जैसे सूरज पानी में डूब रहा है और आप आखिरी किनारे पर खड़े हैं जिससे आगे सूरज डूब रहा है। तो मोस्ट प्रोबेबली ये दरियाए फरात का किनारा था जहां उसने बनी इसराइल के लोगों को आजाद करवाया था। सूरह अल कहफ आयत 90, यहाँ तक कि जब वो तुलुए आफताब की जगह तक पहुंचा तो उसको देखा कि वो एक ऐसी कौम पर तुलू हो रहा है जिनके लिए हमने आफताब के इधर कोई आड़ नहीं रखी थी। इट मींस कि अब वो ऐसे एरिया में गया जहां सनराइज हो रहा था। मींस वो कोई सहरा का एरिया था
लोग खाना बदोश थे, वहां कोई ट्रीज या हिल्स नहीं थी जिससे सूरज से छांव मिल सके या कोई आड़ मिल सके, और ना ही वहां घर बने हुए थे। अदरवाइज अगर उन लोगों के घर होते तो सूरज की रोशनी डायरेक्टली उन तक नहीं पहुंच सकती थी। इट मीन्स कि वो लोग सहरा में खाना बदोश थे। मोस्ट प्रोबेबली ये तुर्कमानिस्तान का डेजर्ट है जो कि कराकोरम डेजर्ट या ब्लैक सैंड डेजर्ट कहलाता है, और ऑलमोस्ट 70 से 80% तुर्कमानिस्तान का एरिया इसी डेजर्ट ने कवर किया हुआ है, और ये ईरान को भी टच करता है। तो जुल्कुरनैन वहां तक ही पहुंचा होगा। यूजुअली ये हर हुक्मरान का प्लान होता है कि वो अपनी कंट्री के हर बॉर्डर तक जाकर ऑब्जर्वेशन करता है और इंफॉर्मेशन लेता है ताकि अपने मुल्क को हर तरह के रिस्क से बचा सके। सूरह अल कहफ आयत 93 से 98, यहाँ तक कि जब दो पहाड़ों के दरमियान पहुंचा तो उनके इस तरफ उसको ऐसे लोग मिले जो कोई बात समझ नहीं पाते थे। उन्होंने दरख्वास्त की कि ए जुल्कुरनैन, याजूज और माजूज इस सरजमीन में फसाद फैलाते हैं, तो क्या ये हो सकता है कि हम आपके लिए महसूल का बंदोबस्त करें और आप हमारे और उनके दरमियान कोई रोक बना दें। उसने जवाब दिया कि जो कुछ मेरे परवरदिगार ने मेरे इख्तियार में दे रखा है वही बहुत है। तुम अलबत्ता हाथ पांव से मेरी मदद करो, मैं तुम्हारे और उनके दरमियान एक दीवार खड़ी किए देता हूँ। मुझे लोहे की सिले ला दो। यहाँ तक कि जब उसने दोनों पहाड़ों के दरमियान खला को पाट दिया तो कहा कि धोंको, हत्ता कि जब उसको आग कर दिया तो हुक्म दिया कि लाओ अब मैं इस पर पिघला हुआ तांबा उंडेल दूं। सो याजूज माजूज अब ना उस पर चढ़ सकते थे ना उसमें नकब लगा सकते थे। जुल्कुरनैन ने कहा, ये मेरे परवरदिगार की रहमत है, फिर जब मेरे परवरदिगार के वादे का ज़हूर होगा तो वो इसको ढाके बराबर कर देगा, और मेरे परवरदिगार का वादा बरहक है। सूरह अल कहफ आयत 93 से 98, कुरान बताता है कि जुल्कुरनैन दो पहाड़ों के दरमियान एक ऐसी जगह तक पहुंचता है जहां उसे एक ऐसी कौम मिलती है जो उसकी जुबान मुश्किल से समझ पाती थी। इसका मतलब ये नहीं कि वो लोग बेअकल थे, बल्कि इसका सीधा सा मतलब ये है कि उनकी जुबान और कल्चर मुकम्मल तौर पर मुख्तलिफ था। बिल्कुल उसी तरह जैसे आज अगर हम अचानक किसी रिमोट चाइनीज इलाके में पहुंच जाएं, तो ना हम उन्हें समझ पाएंगे और ना वो हमें समझ पाएंगे। तो ये वाज़ेह इशारा है कि जुल्कुरनैन अपनी सल्तनत के बिल्कुल आखिरी सरहद पर पहुंच चुका था। इस रीजन को अगर जोग्राफियाई तौर पर देखा जाए तो यहाँ काकसस माउंटेन्स एक नेचुरल बॉर्डर के तौर पर सामने आती हैं। इन पहाड़ों में माउंट एल्ब्रस सबसे बुलंद चोटी है। पहाड़ों में हमेशा कुछ नेचुरल पासेस यानी दर्रे होते हैं जिनके जरिए लोग एक इलाके से दूसरे इलाके में जमीनी रास्तों से गुजरते हैं। उस दौर में कोई ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं थी कि लोग पहाड़ों के ऊपर से आसानी से गुजर सकें, इसलिए सिर्फ ये दर्रे ही क्रॉसिंग पॉइंट्स हुआ करते थे। ये इलाका पर्शिया और मेसोपोटामिया से काफी दूर था, इसलिए यहाँ के लोगों की अपनी जुबान और अपनी पहचान थी। उन लोगों ने जुल्कुरनैन को बताया कि इसी दर्रे के जरिए याजूज और माजूज आते हैं और फसाद करते हैं। इस बात का सीधा और लॉजिकल मतलब ये है कि याजूज और माजूज कोई सुपर नेचुरल या गैर इंसानी मखलूक नहीं थे, बल्कि वो भी इंसानी कबाइल थे जो पहाड़ों के दूसरी तरफ रहते थे। उन्हें भी खाना पीना चाहिए था, रिसोर्सेस चाहिए थे, इसलिए वो लूट मार और हमलों के जरिए अपनी जरूरियात पूरी करते थे। अगर याजूज और माजूज कोई खौफनाक गैर इंसानी मखलूक होते तो वो उस इलाके के लोगों को चंद लम्हों में खत्म कर देते, जुल्कुरनैन को भी जिंदा न छोड़ते और पूरी दुनिया के बादशाहों को उनका खतरा पहले से मालूम होता। लेकिन ऐसा कुछ भी तारीख में नजर नहीं आता। इसका मतलब यह है कि वो ना हवा में उड़ सकते थे, ना पहाड़ों को चीर सकते थे, वो सिर्फ उसी दर्रे के जरिए आते थे। जुल्कुरनैन ने वहां के लोगों की मदद से पहले लोहे के ब्लॉक्स रखे, फिर उन्हें आग से गर्म किया
और पिघला हुआ तांबा उस पर डालकर लोहे की एक मजबूत दीवार बना दी, बिल्कुल उसी तरह जैसे आज लोहे के दरवाजे या बैरियर बनाया जाता है। मुमकिन है कि ये दीवार 30 से 40 फुट बुलंद हो और दर्रे की विड्थ 20 से 25 फुट से ज्यादा ना हो। इस तरह याजूज और माजूज का जमीनी रास्ता मुकम्मल तौर पर बंद हो गया। यानी याजूज और माजूज उन पहाड़ों के पीछे रहने वाली कौम थी। ज्यादा तरक्की याफ्ता नहीं थी, लेकिन नोमैडिक और वॉरियर कल्चर रखती थी। अब अगर हम इसके दूसरी तरफ के इलाकों को आज के नक्शे पर रखें तो जुल्कुरनैन की हुकूमत का आखिरी हिस्सा आर्मीनिया, अजरबैजान या जॉर्जिया के करीब था, जबकि पहाड़ों के पीछे आज के हिसाब से रशिया और चेचनिया के इलाके शामिल थे। उस दौर में यह पूरा इलाका यूरेशियन स्टेपीज कहलाता था, एक वसी ग्रासलैंड बेल्ट जो हंगरी से शुरू होकर यूक्रेन, रशिया, कजाकिस्तान से होता हुआ मंगोलिया तक जाता था। बीच में कोई बड़ी नेचुरल रुकावट नहीं थी। यह इलाका घोड़ों के लिए परफेक्ट था और इसी वजह से यहाँ नोमैडिक जिंदगी थी, रैपिड मूवमेंट थी और वॉरियर सोसाइटीज पैदा हुई। यहाँ सीथियन ट्राइब्स और बाद में हुन्स और फिर मंगोल्स उतरे। हुन्स असल में मुख्तलिफ कबाइल का कॉन्फेडरेशन थे जो मंगोलिया और नॉर्दर्न चाइना के इलाकों में रहते थे और चाइनीज हान डायनेस्टी पर मुसलसल हमले करते थे। इसी खतरे के सबब ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के कई हिस्से बनाना शुरू किए गए। यह इलाका रहने के लिए ज्यादा जरखेज नहीं था, इसलिए यहाँ के कबाइल अपनी जरूरियात पूरी करने के लिए हमले करते रहते थे। इसलिए बहुत ज्यादा इम्कान है कि याजूज और माजूज भी इन्हीं नोमैडिक ट्राइब्स में से कोई एक ग्रुप थे जो बाद में हुन्स या मंगोल कॉन्फेडरेशन का हिस्सा बन गए। जब कुरान बताता है कि एक वक्त आएगा जब याजूज और माजूज को खोल दिया जाएगा, तो तारीख हमें दिखाती है कि जब ये कबाइल बैरियर्स क्रॉस करने के तरीके सीख गए तो उन्होंने एशिया, मिडल ईस्ट, यूरोप में इंसानी तारीख का सबसे बड़ा कत्लेआम किया। मंगोल हमलों में उस वक्त की दुनिया की तकरीबन 7 से 10% आबादी का कत्लेआम हो गया, जो तकरीबन 2 करोड़ से ज्यादा लोग थे, और उस दौर के सबसे तरक्की याफ्ता मुल्क भी उनका मुकाबला ना कर सके। कुरान ये भी बताता है कि याजूज और माजूज बुलंदियों से आएंगे, और तारीख गवाह है कि मंगोल्स और हुन्स, कैकसस, हिंदुकश और हिमालय के दर्रे यूज करके साउदर्न सिविलाइजेशंस जैसे पर्शिया, इंडिया, चाइना और मिडल ईस्ट में दाखिल हुए। बाद में ये कबाइल धीरे धीरे सिविलाइज्ड हो गए, इस्लाम कबूल कर लिया और मुख्तलिफ मुकामी कल्चर्स में घुल मिलकर एब्जॉर्ब हो गए। इस तरह अगर सूरह अल कहफ की आयात को कुरान, जियोग्राफी और हिस्ट्री के साथ मिलाकर देखा जाए तो याजूज और माजूज का तस्वर अफसाना नहीं है, बल्कि इंसानी तारीख का एक हकीकी और डॉक्यूमेंटेड चैप्टर बनकर सामने आता है। और याजूज माजूज यही लोग थे। अगली वीडियोस में आपको लॉजिकली तरीके से बताऊंगा कि खिजर कौन था, जिन कौन होते हैं, शैतान कौन होते हैं। जुड़े रहिए। अल्लाह हाफिज।